हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉ स्पायर। मेरा नाम आयुषी है और आज के इस इन डेप्थ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को जो अभी 31 मार्च 2023 को आया था, विच इज़ बीइंग फेमसली कॉल्ड एज पीएम एजुकेशन डिग्री केस, बट इसका एक्चुअल नाम है गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस एम श्रीधर। तो हम लोग इस केस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज नंबर वन, ये एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, बिकॉज इसमें दो पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिनकी एजुकेशन की डिग्री को क्वेश्चन किया जा रहा है, एंड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो कि इस केस में पार्टी हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो जजमेंट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पीएम की जो एजुकेशन डिग्री है वो फेक है और जानबूझ के उनकी इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया जा रहा है पब्लिक को। बट एट द सेम टाइम ये जो जजमेंट है ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स राइट टू इन्फॉर्मेशन विच इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट विच गवर्न्स द मैकेनिज्म ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले इस केस को ओवरऑल समझने के लिए हम लोग देखेंगे फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है इस केस का, और दूसरा हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है कि 2016 में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास बाय मिस्टर नीरज सक्सेना जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एक अपील फाइल की गई थी सीकिंग सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मिस्टर केजरीवाल्स वोटर आईडी। ठीक है, इस पर सीआईसी ने क्या किया, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने मिस्टर केजरीवाल को एक नोटिस भेजी उनसे ये इन्फॉर्मेशन सीख करते हुए और उनसे रिप्लाई मांगते हुए। इस पर मिस्टर केजरीवाल ने रिप्लाई किया कि मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो वोटर आईडी वाली है और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको रिवील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो मिस्टर मोदी से रिलेटेड जो एजुकेशन डिग्री से रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको डिनाई कर रहा है। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पहले बहुत सारी आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल की जा चुकी हैं सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएम एजुकेशन डिग्री और उसको सीआईसी डिनाई कर चुका है। तो हम लोग अभी उसको आगे देखेंगे कि ऐसा कब हुआ। ठीक है, अब इस बात को सुओ मोटो उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए, मतलब खुद से कॉग्निजेंस लेते हुए सीआईसी ने क्या किया कि इस रिप्लाई को एक आरटीआई एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी जहाँ से मिस्टर मोदी ने एमए किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ से मिस्टर मोदी ने अपना बीए किया है उनको ऑर्डर दिया कि आप इन्फॉर्मेशन रिवील करो रिगार्डिंग मिस्टर मोदीज़ डिग्री। ठीक है, मतलब बीए की डिग्री और एमए की जो उनकी डिग्री है उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए बोला। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक रिट पिटिशन फाइल की गुजरात हाई कोर्ट में टू इशू अ रिट ऑफ सर्चरारी अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ सीआईसी। तो रिट ऑफ सर्चरारी बेसिकली क्या होती है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है किसके खिलाफ, ऐसे ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ ऑफ लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल या फिर क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब जैसे जो सीआईसी है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी है। अगर जो उनका ये ऑर्डर या जजमेंट है वो उनकी पावर्स के आउटसाइड है, मतलब जो उनको पावर मिली है उसके आउटसाइड उन्होंने जाकर ये ऑर्डर इशू किया, या फिर जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है उसके बाहर है, तो या फिर जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल होते हैं वो उनको वायलेट करता है, तो इन 3 ग्राउंड्स पे रिट ऑफ सर्चरारी इशू की जा सकती है। तो क्या हुआ कि 31 मार्च 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को अलाउ कर दिया और उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी की ये जो रिक्वेस्ट थी रिट ऑफ सर्चरारी को, इसको इशू करते हुए सीआईसी का जो ऑर्डर है उसको क्वॉश कर दिया या फिर उस पर स्टे लगा दिया। तो ये था आपका फैक्चुअल बैकग्राउंड। अब हम लोग समझते हैं कुछ जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिक्स को। तो बेसिकली जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो आता है आर्टिकल 19 के अंदर। तो आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 6 तरह की फ्रीडम्स गारंटी करता है किसको, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, जिसमें जो 19(1)(a है, जो उसका 1A है वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, वो ये होता है कि आप अपने कन्विक्शंस, आप अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी तरीके के कम्युनिकेबल मीडियम से, जैसे बाय माउथ, बाय राइटिंग, थ्रू पिक्चर्स, जेस्चर्स, साइंस। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फर्दर इंटरप्रेट किया है, फर्दर एक्सपैंड किया है टू इंक्लूड वेरियस अदर कॉन्सिक्वेंशियल राइट्स। और ये कॉन्सिक्वेंशियल राइट्स क्या हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, right to be silent, right to public demonstration, flying of national flag, commercial advertisements, right to reply, right to express one's gender identity and right to information, जिसको हम लोग right to know भी बोलते हैं। लेकिन ये जो फ्रीडम्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है।
ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने पे रोक लगाई जा सकती है। और वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मेंशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर। ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेसिकली इसलिए इम्पोज की जाती हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा राइट होता है या हमारी फ्रीडम होती है वो किसी दूसरे के राइट या फ्रीडम को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है, उसके नेशनल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकती है। तो 19(2) बेसिकली क्या क्या ग्राउंड्स बताता है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है 19(2) का। ये बताता है कि अगर सोवरेनिटी को इम्पैक्ट करता है, मतलब इंडिया की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफर्मेशन या इस इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन सभी ग्राउंड्स पे आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उस पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 19। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन बेसिकली कैसे आर्टिकल 19 के अंदर इंटरप्रेट हुआ, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 19(1) के अंदर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण, ये वन ऑफ द फर्स्ट केसेस है जिसमें ये बोला गया था कि ये जो आर्टिकल 19(1)(a) है वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी नहीं करता है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट ऑफ सिटीजन्स टू नो प्लस राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न। ठीक है, तो अगर उनकी पब्लिक इंटरेस्ट, जो सिटीजन्स हैं उनकी पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो चाहे तो गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट अथॉरिटी से उस इन्फॉर्मेशन को सीक कर सकते हैं। ऐसा रिकग्नाइज किया गया था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण के केस में। और यही जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है उसको बहुत सारे और केसेस में रिआइटरेट और इंटरप्रेट किया है। आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके इन जजमेंट्स को रीड कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी आर्टिकल 19 के अंदर रिकग्नाइज था, बट फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है, उसकी क्या नीड फील हुई, तो उसकी इसलिए नीड फील हुई क्योंकि सबसे पहले तो एक हमें मैकेनिज़्म प्रॉपर प्रोवाइड करना था, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि कैसे जो है सिटीजन्स इस इन्फॉर्मेशन को सीक करें बेटर मैनर में फ्रॉम गवर्नमेंट, और कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर वो इस इन्फॉर्मेशन को सीक कर सकते हैं, कहाँ पर गवर्नमेंट मना कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पर क्लैरिटी देने के लिए एक प्रैक्टिकल रिजीम प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, नंबर 1। दूसरी चीज़, जब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देते हो सिटीजन्स को तो वो क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं या उसके अंदर जो भी अथॉरिटीज़ फॉल करती हैं वो और ट्रांसपेरेंट हो पाएँ, उनके अंदर और अकाउंटेबिलिटी आ पाए और वो करप्शन फ्री हो पाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, जैसे कि 19(2) के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मैंने आपको उसके पीछे का रीज़न बताया, उसी तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी है। तो पब्लिक इंटरेस्ट आपका जो है, जो सिटीज़न का पब्लिक इंटरेस्ट है वो किसी और पब्लिक इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट ना करे, जैसे सोवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि मान लो कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है हमारी कंट्री से रिलेटेड जो अगर रिवील हो जाएगी तो वो हमारी कंट्री को इफ़ेक्ट कर सकती है नेगेटिवली, तो ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए एट द सेम टाइम जो राइट टू प्रिवेसी है, मान लीजिए कि आप सिटीज़न है, आपका पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक फिगर है जिसका राइट टू प्रिवेसी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी आपकी इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर सके। तो इन सारे पब्लिक इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी, इन तीनों बेसिस पे इन तीनों चीज़ों को पब्लिक इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करने के लिए अगेन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को क्रिएट किया गया। ठीक है, अब आरटीआई एक्ट के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सपैंड किया गया या कैसे एक्सप्लेन किया गया है, तो सबसे पहले तो आरटीआई एक्ट ये कहता है कि हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, वो उसको सीक कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी, अगर ये इसको इम्पैक्ट कर रहा है तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। अभी वो क्या है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो और दूसरी चीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन लगाई गई, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाई गई कि एक तो वो इस इन्फॉर्मेशन जिसको सिटीजन सीक कर रहा है इसको प्रोवाइड करें, और इसको प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करें कि कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रखें।
ठीक है। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जो भी उनके अंदर, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या जो भी उनके काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें, कि जिससे कि जब कोई आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल करे तो वो इन्फॉर्मेशन सीक कर सके और आप उसको सही तरह से वो इन्फॉर्मेशन दे पाओ। और तीसरी चीज़ क्या है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपने आप ही उसको पब्लिश कर दो। जैसे कि अब वेबसाइट्स होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ की, उनके डिपार्टमेंट्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप पब्लिश कर दो, जिससे कि लोगों को आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल ही ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये 3 ऑब्लिगेशंस पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर लगाई गई। ठीक है, अब मैकेनिज़्म क्या है, कैसे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन सीक करते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये एक्ट बनाया गया तो ये बोला गया कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाली गई कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स में और मिनिस्ट्रीज़ में या जो भी और अदर अथॉरिटीज़ हैं, वो एक पीआईओ अपॉइंट करेगा, विच इज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अगर वो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में अपॉइंट किया गया है तो उसे हम लोग सेंट्रल पीआईओ बोलते हैं, और अगर वो स्टेट डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है तो उसको हम लोग स्टेट पीआईओ बोलते हैं। दोनों ही जगह जिस भी डिपार्टमेंट से आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो उस हिसाब से आप अप्लाई करते हो आरटीआई एप्लीकेशन को। अब अगर पीआईओ आपको फेल कर जाता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, और उसका रीज़न ये है कि वो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, या फिर वो डिले कर रहा है इन्फॉर्मेशन में, या फिर उसने प्रोसीजर में कोई मिस्टेक की है, तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, और मान लो अगर पीआईओ जो है फेल नहीं कर रहा अपनी परफॉर्मेंस देने में, मतलब अपना काम करने में, अगर वो सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिजेक्ट कर देता है आपकी एप्लीकेशन, कहता है कि नहीं, आपको हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, चाहे उसका कोई भी ग्राउंड हो सकता है वो ये कह रहा हो कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जेम्पशन के अंदर फॉल करता है, बट एनी हाउ अगर आप उससे अग्रीव्ड हो तो आप क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। तो कंप्लेंट और अपील दोनों ही कहाँ फाइल होती है, तो अगर वो स्टेट पीआईओ था तो आप कहाँ जाओगे, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास, जो कि जिसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट। ठीक है, और अगर आपका जो कंप्लेंट और अपील है वो सेंट्रल पीआईओ के अगेंस्ट है तो आप कहाँ जाओगे, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास। ओके, और ये जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, ये दोनों ही इनके पास होती है सिविल कोड की पावर। सिविल कोड की पावर का मतलब ये है कि वो समन इशू कर सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी को विटनेस को बुलाना है या उनको कोई रिकॉर्ड्स सीक करने हैं, वो उसको भी सीक कर सकते हैं, और वो पीआईओज़ को कुछ डायरेक्शंस भी इशू कर सकते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, और अगर उन्हें लगता है कि पीआईओज़ ने कोई मिस्टेक की है तो वो पेनल्टीज़ भी इम्पोज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर दिया हुआ है। तो ये था बेसिक मैकेनिज़्म। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो सेक्शन 8 है आरटीआई एक्ट का, जो कि एग्जेम्पशंस को प्रोवाइड करता है, वो कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं। ठीक है, तो उसमें टोटल 10 एग्जेम्पशंस मेंशन्ड हैं। अब इसमें से जो 6 एग्जेम्पशंस हैं जो कि क्लॉज ए, बी, सी, एफ, जी और एच में दिए हुए हैं, ये एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है। मतलब अगर इन कैटेगरीज़ के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप सीख कर रहे हो फॉल करती है तो आपको एब्सोल्यूट डिनाई कर दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली। ठीक है, और बाकी बचे जो आपके 4 हैं, जिसमें से क्लॉज डी, ई और जो जे है वो कंडीशनल एग्जेम्पशंस है। तो कंडीशनल एग्जेम्पशन बेसिकली क्या होता है कि मतलब इनिशियली आपकी इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी जाएगी कि वो डी, ई और जे में फॉल करते हैं, लेकिन इन केस जो इन्फॉर्मेशन डिनाई की जा रही है वो इन्फॉर्मेशन आप ये प्रूव कर देते हो कि इस इन्फॉर्मेशन को सीक करने के पीछे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो हो सकता है कि जो पीआईओ है या जो सीआईसी है या एसआईसी है वो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे। ठीक है, अब ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी वाला केस है, जिसे हम लोग पीएम एजुकेशन डिग्री केस भी कह रहे हैं, इसमें 2 एग्जेम्पशंस इन्वॉल्व थे, क्लॉज जे एंड क्लॉज ई। ठीक है, तो क्लॉज जे बेसिकली ये कहता है कि मान लो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो, ठीक है, जिसका पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, और वो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और वो ज़बरदस्ती की किसी व्यक्ति की प्रिवेसी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, इट इज़ एन इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी, देन अनलेस जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या एपेलेट अथॉरिटी मतलब एसआईसी या सीआईसी, अगर आप उसको ये नहीं प्रूव कर देते कि वहाँ पर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है,
तो वो चाहे तो आपको इन्फॉर्मेशन डिनाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति की पर्सनल ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सीख कर रहे हो जो किसी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको CIC या फिर आपका SIC या फिर स्टेट PIO या सेंट्रल PIO उस इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर देगा अनलेस आप ये प्रूव कर दो कि वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तब उस केस में वो चाहे तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये है आपका 8 क्लॉज J। 8 क्लॉज E क्या बोलता है? कहता है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है उस पब्लिक अथॉरिटी के पास जो उसने अंडर फिड्यूशरी रिलेशनशिप रखी है। अब ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होती है अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन उसने अंडर फिड्यूशरी रिलेशनशिप रखा हुआ है तो उस केस में भी अथॉरिटी चाहे तो आपकी इन्फॉर्मेशन डिनाई कर सकती है अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो, ठीक है। तो ये दोनों J और E कंडीशनल एग्जाम्पशन के अंदर आते हैं और इन दोनों ही केसेस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इन दोनों ही केसेस में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अदरवाइज जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिनाई हो जाएगी, आपको वो नहीं मिलेगी। ओके, तो ये था राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्यों गुजरात हाई कोर्ट ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑर्डर को सेटिसाइड किया, ठीक है। तो पहले हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो PM एजुकेशन डिग्री है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और इसीलिए ये सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर एग्जेम्प्ट है। और कौन से क्लॉज के अंदर? J के अंदर, जो अभी मैंने आपको बताया पीछे। फिर दूसरा उन्होंने ये बोला कि ये जो एजुकेशन डिग्री है, ठीक है, ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन डिग्री की, इसको यूनिवर्सिटी फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करके रखा हुआ है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अगेन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 8। और कौन सा क्लॉज? E। और अब J और E की एग्जेम्पशन को हटाने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? पब्लिक इंटरेस्ट। और उन्होंने बोला कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इस केस में नहीं प्रूव हो रहा है। चौथी चीज़ उन्होंने ये बोली कि नॉर्मली राइट टू वोट के अंदर, ठीक है, राइट टू वोट इज़ अगेन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राइट टू वोट के अंदर आपके पास ये राइट होता है कि आप कंटेस्टेंट्स के बारे में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए कंटेस्टेंट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, प्रेसिडेंट की पोजीशन, तो उसके लिए आपके पास ये राइट होता है कि आप उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को जान सको, ठीक है। लेकिन इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जानने का ये मतलब नहीं है कि आप जो एजुकेशन डिग्री इटसेल्फ है उसके बारे में RTI के अंदर एप्लीकेशन डाल के इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हो, ठीक है। फिर पांचवी चीज़ उन्होंने ये बोली कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, ठीक है, और मिस्टर केजरीवाल के रिप्लाई को ही RTI एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया है, ये CIC की पावर के बाहर है, ठीक है। कहीं भी RTI एक्ट के अंदर ये नहीं मेंशन्ड है। अब छठी चीज़ उन्होंने ये बोली कि ये जो RTI एक्ट के लिए के अंदर आपने ये जो और छठी चीज़ उन्होंने ये बोली कि ये जो आपने पूरा प्रक्रिया किया है, मतलब मिस्टर केजरीवाल ने जो भी रिप्लाई फाइल किया और उसमें इस तरह के क्लेम्स किए और फिर उसको RTI एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया और इतना लंबा केस चल रहा है, ये आप एक तरह से मिसयूज़ कर रहे हो RTI एक्ट का। और इसकी वजह से मिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्होंने 25,000 की कॉस्ट इम्पोज की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अब हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि ये जो एजुकेशन डिग्री है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और इसी वजह से सेक्शन 8 के अंदर एग्जेम्प्ट है। इसके लिए उन्होंने रिलाई किया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, विच इज़ CPIO सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर बोला है कि कोई भी एग्ज़ाम में या जो अभी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आपने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं या फिर जो आपके ग्रेड्स हैं या फिर जो आपकी आंसर शीट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनल रिकॉर्ड के अंदर आती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आती हैं। तो इसी ग्राउंड पे गुजरात हाई कोर्ट ने ये चीज़ बोली है कि जो एजुकेशन डिग्री है वो भी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और इसीलिए सेक्शन 8 के अंदर जो 8 क्लॉज J है उसके अंदर एग्जेम्प्ट है अनलेस यू प्रूव पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ गुजरात हाई कोर्ट ने बोली थी कि जो एजुकेशन डिग्री है वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में है यूनिवर्सिटी के पास। इसके लिए उन्होंने रिलाई किया है अगेन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, विच इज़ CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय एंड ICAI वर्सेस शौनक S सत्या। इन दोनों ही जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आंसर शीट होती है,
ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम देते हो उसमें जो आंसर शीट होती है वो एग्जामिनर, वो चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका बोर्ड है सीबीएसई जैसे, तो वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करता है फॉर एग्जामिनी। ठीक है, इसीलिए वो किसी थर्ड पर्सन को ये इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता है, दो वो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनी को रिवील कर सकता है बट किसी थर्ड पर्सन को नहीं रिवील करता है वो, क्योंकि वो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में उसने होल्ड कर रखी है। तो इसी चीज़ को बेसिस बनाते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो एजुकेशन डिग्री है ये भी बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, जैसे कि आंसर शीट वैसे ही एजुकेशन डिग्री बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन again will fall under fiduciary capacity of the examiner, which is university in this case, and that is why it will be exempt under section 8 clause E। ठीक है, अब नेसेसरी इम्प्लीकेशन की डॉक्ट्रिन क्या होती है और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होती है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो नेसेसरी इम्प्लीकेशन की जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहती है कि कोई भी स्टैट्यूट मतलब लॉ जो पार्लियामेंट जैसे बनाती है या विल या कॉन्ट्रैक्ट या जजमेंट, उसमें मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो वो जो स्टेटमेंट होगा उसके पीछे कुछ इंटेंशन और ऑब्जेक्ट होगा। जिसने वो स्टेटमेंट दिया है उसने उस स्टेटमेंट को किसी इंटेंशन और ऑब्जेक्ट से दिया होगा। ठीक है, तो अगर उस इंटेंशन और ऑब्जेक्ट की वजह से उस स्टेटमेंट में हम लोग कुछ ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं जो उस स्टेटमेंट में एक्सप्रेसली नहीं मेंशन्ड है, लेकिन उस इंटेंशन और उस ऑब्जेक्ट जिसके बेसिस पे वो स्टेटमेंट बनाया गया है, उस इंटेंशन और ऑब्जेक्ट को वो चीज़ जो हम लोग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वो फुलफ़िल करती है, तो हम लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन उस स्टेटमेंट के लिए दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंटरप्रिटेशन हम दे रहे हैं वो उस स्टेटमेंट में एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे कि इस केस में जो आंसर शीट है उसको बोला गया है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आंसर शीट को पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोला है? उसके पीछे उनकी कुछ इंटेंशन और ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, तो उसी इंटेंशन और ऑब्जेक्ट को अगर हम लेके चलें तो बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन उसी इंटेंशन और ऑब्जेक्ट से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो एजुकेशन डिग्री है वो भी फिड्यूशरी कैपेसिटी के फिड्यूशरी रिलेशनशिप के अंदर फॉल करेगी। ठीक है, तो ये है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसरी इम्प्लीकेशन। दूसरी चीज़ है आपकी फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है फिड्यूशरी और एक होता है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी वो होता है जो फिड्यूशरी के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रिपोज करता है, या वो उसको कुछ ऐसा देता है आउट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, या फिर उससे कुछ एडवाइस लेता है आउट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट जो फिड्यूशरी होता है वो बेनिफिशरी के ऊपर कुछ सुपीरियॉरिटी और कुछ इन्फ्लुएंस गेन कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सुपीरियॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द बेनिफिशरी, ये फिड्यूशरी की ड्यूटी होती है कि वो इस कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को कभी ब्रेक ना करे और हमेशा बेनिफिशरी के लिए या बेनिफिशरी के बेनिफिट में एक्ट करे। ठीक है, और ये किसी भी तरह की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक तरह की कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है जो गुड फेथ से अराइज होती है। मतलब आपके कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रिपोज करने की वजह से ये रिलेशनशिप अराइज होती है। दो अब बहुत सारे ऐसे लॉज बन गए हैं, स्टैट्यूट्स बन गए हैं जो इन रिलेशनशिप्स को रिकग्नाइज करते हैं, बट स्टिल ये बेसिकली एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इन रिलेशनशिप्स के। सबसे पहले है आपका जैसे कि अटॉर्नी और क्लाइंट, मतलब एडवोकेट और क्लाइंट की जो रिलेशनशिप होती है, इसमें जो क्लाइंट होता है वो बेनिफिशियरी होता है, जो अटॉर्नी होता है वो आपका फिड्यूशरी होता है। तो हमेशा जो आपका अटॉर्नी या एडवोकेट है उसको हमेशा क्लाइंट के बेनिफिट में एक्ट करना होता है, या अगर वो उसको कोई एडवाइस देता है रिगार्डिंग हिज लीगल मैटर वो अगेन उसके बेनिफिट में होनी चाहिए। उसी तरह की और रिलेशनशिप्स हैं गार्जियन और वार्ड की, पेरेंट और चाइल्ड की, एक बच्चे और उसके माँ बाप के बीच में भी फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है, ट्रस्टी और ट्रस्ट की, प्रिंसिपल और एजेंट की, और उसी तरीके से एग्जामिनर और एग्जामिनी की। तो इस केस में जो यूनिवर्सिटी और जो आपका बोर्ड है या कोई भी आपका एग्जामिनर है वो जो एग्जामिनी है उसके साथ उसकी फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, जो एग्जामिनर है उसको हमेशा एग्जामिनी के बेनिफिट के लिए एक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तीसरी बात हाईकोर्ट ने क्या बोली? तीसरी बात हाईकोर्ट ने ये बोली कि अगर आपको इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो एग्जेम्पशन लगा हुआ है इसके ऊपर, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, बट इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं प्रूव होता है। तो ऐसा क्यों उन्होंने बोला? तो सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया था सुभाष चंद्र के केस में। ठीक है, तो जो अभी हम लोग ने पीछे देखा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें उन्होंने ये बोला था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट टू द पब्लिक से डिफरेंट होता है।
ठीक है, क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पब्लिक किसी मैटर में इंटरेस्टेड हो जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का प्राइवेट मैटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम, क्योंकि जस्ट बिकॉज पब्लिक इंटरेस्टेड है उस मैटर में, हम उसकी जो प्राइवेसी है उसको जो है वायलेट करें और उसके प्राइवेट मैटर को पब्लिक में रिवील कर दें। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट मतलब होता है कि जिसमें लोगों का मतलब पब्लिक का वेलफेयर इन्वॉल्व हो। अगर उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उनका वेलफेयर इम्पैक्ट होगा, ठीक है, और वो उनके वेलफेयर के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसे केसेस में अगर वो मैटर प्राइवेट भी है, अगर वो मैटर राइट टू प्रिवेसी को भी इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, वो उस इंफॉर्मेशन को रिवील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो नहीं प्रूव हो रहा है। क्यों नहीं प्रूव हो रहा है? क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने ये बोला कि जब हम लोग सीआईसी का ऑर्डर देखते हैं तो सीआईसी ने क्या जस्टिफिकेशन दी है इस इन्फॉर्मेशन को रिवील करने की, मतलब एजुकेशन डिग्री की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको रिवील करने के लिए सीआईसी ने क्या जस्टिफिकेशन दी है। उन्होंने ये बोला है नंबर 1 कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है जिनकी एजुकेशन डिग्री को बोला जा रहा है रिवील करने के लिए, ये एक पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रखी है। एंड जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रखी है, इसीलिए वो सेक्शन 8 का जो एग्जेम्पशन है, ठीक है, 8E का जो एग्जेम्पशन है और जे का एग्जेम्पशन है वो उनके ऊपर नहीं लगेगा। एंड इसी वजह से उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये बोला है क्योंकि सीएम मतलब अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन की डिमांड की है, इस वजह से हमको ये इन्फॉर्मेशन रिवील कर देनी चाहिए। तो जो सेकंड वाली बात है वो तो एकदम ही बेकार है। मतलब जस्ट बिकॉज यू आर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, तो आप नॉर्मल सिटीजन से अलग कैसे हो सकते हो? जस्ट बिकॉज आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो उसका मतलब ये तो नहीं है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर हम आपकी किसी की भी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देंगे, ठीक है। और जो पहला वाला उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं इसी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन रिवील करनी चाहिए, इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला कि नंबर 1, हम लोग कोई ऐसा पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहा है या नॉर्मल सिटीजन के बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। और मान लो अगर हम वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आरटीआई एक्ट के अंदर, तो हमें ये देखना होगा कि क्या जो वो इन्फॉर्मेशन, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हम लोग रिवील कर रहे हैं, क्या वो उनके काम पे कोई इम्पैक्ट डाल रही है। मतलब क्या जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जिस तरह का काम कर रहे हैं या फिर उस प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड करने के लिए जो उनकी क्वालिफ़िकेशंस, उनकी जो ज़रूरत है, क्या उसके लिए वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे और हम लोग ये चीज़, हम लोग को पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बेसिकली तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट मेंशन है, जो क्वालिफ़िकेशन मेंशन है, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्वालिफ़िकेशन है, जो एमपीज़ की क्वालिफ़िकेशन होती है। एमपीज़ की क्वालिफ़िकेशन कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 84 एंड 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अंदर जब आप जाके देखोगे तो कहीं पर भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में नहीं मेंशन है। मतलब आपने क्या फॉर्मल एजुकेशन ले रखी है, नहीं ले रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1, एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए। दूसरा, अगर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन रिवील भी कर दें कि उनकी एजुकेशन डिग्री क्या है क्या नहीं है, तो उससे क्या उनके जो भी वो काम कर रहे हैं इन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं प्रूव हो रहा है सेक्शन 8 के अंदर। अगर कोई ऐसी पोजिशन होती, कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन, जहाँ पर आपकी एजुकेशन की डिग्री से इम्पैक्ट पड़ता आपके काम के ऊपर या फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, तो वहाँ पर डेफिनेटली हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है। एंड दैट इज़ वाई फिर हम लोग सेक्शन 8E के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को रिवील कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। तो आगे हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू वोट है, जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो कंटेस्टेंट्स के डिटेल्स को जान सकें, जिससे कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि उनको वोट डालना है कि नहीं। इस केस में या इस केस की वजह से आप एजुकेशन डिग्री को अंडर आरटीआई एक्ट नहीं रिवील कर सकते हो। और ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है
उसके अंदर जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 बनाए गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर, उसमें रूल 4A और फॉर्म 26 है, जिसके अंदर आप एक एफिडेविट फाइल करते हो जब आपको इलेक्शन लड़ना होता है। मतलब जब आप नॉमिनेशन के लिए जाते हो कि मुझे ये इलेक्शन लड़ना है, तो आप एक एफिडेविट फाइल करते हो जिसमें आप अपनी कुछ डिटेल्स देते हो, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आपकी इनकम, एसेट्स, ये सब कुछ आपको मेंशन करना होता है। और ये क्यों मेंशन करना होता है? इसीलिए जिससे कि जो लोग हैं जो आपको वोट डालने जा रहे हैं उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि जो प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशन डिग्री है, जब आप उसे गूगल करोगे तो वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने उसे साफ साफ अपनी वेबसाइट पर उसकी जो फ़ोटो है वो पब्लिश की थी जब नरेंद्र मोदी जी के एजुकेशन डिग्री पे सवाल खड़े हुए थे। ठीक है, तो जब ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, तो अब आरटीआई एप्लीकेशन के अंदर जाकर आपको एजुकेशन डिग्री की इन्फॉर्मेशन लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, दैट इज़ वाई ये जो जस्टिफिकेशन जो राइट टू वोट वाला है, जो कि रेस्पोंडेंट्स भी क्लेम कर रहे थे इस केस में, वो वैलिड नहीं है। ओके, अब जो सीआईसी की सुओ मोटो कॉग्निजेंस वाली बात है, तो इसके लिए उन्होंने ये बोला कि सीआईसी क्या है, एक एपलेट बॉडी है, आरटीआई एक्ट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आरटीआई एक्ट के अंदर उसको क्रिएट की गई है। तो जो भी उसकी पावर्स हैं वो कहाँ से आएंगी? आरटीआई एक्ट के अंदर से आएंगी। और आरटीआई एक्ट में कहीं पे भी सीआईसी को ये पावर नहीं दी गई है कि वो कोई भी ओरल आर्ग्यूमेंट या फिर किसी थर्ड केस में किसी पार्टी का जो रिप्लाई है उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उसको आरटीआई एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दे। कहीं पर भी आरटीआई एक्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। तो सीआईसी ने जो यहाँ पर काम किया है वो अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाकर काम किया है। ठीक है, और उसको ऐसी कोई भी अथॉरिटी स्टैट्यूट के अंदर नहीं दी गई है। ठीक है, और लास्ट में हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो भी कारनामा हुआ है, कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने आरटीआई एक्ट का यूज़ किया है और इस तरीके से उन्होंने क्लेम्स दिए हैं इन अ थर्ड केस, किसी थर्ड पार्टी के केस में उन्होंने इस तरह के क्लेम्स किए हैं, ये जो काम है मिस्टर अरविंद केजरीवाल का, ये फॉल करेगा ग्रॉस मिसयूज़ ऑफ आरटीआई एक्ट के अंदर। तो ऐसा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी पर्सन अगर लॉ का मिसयूज़ कर रहा है या जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो कुछ कॉस्ट इम्पोज कर सकती है। और वो क्यों करती है इस तरह की कॉस्ट? क्योंकि आगे आने वाले लोग जो हैं वो डिटर हो जाएं, वो रुक जाएं इस तरह के मिसयूज़ करने से। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने मिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 की कॉस्ट इम्पोज की। अब ये कॉस्ट वैलिड है या नहीं है, उनको इम्पोज करनी चाहिए थी या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग मेन ये देख रहे थे कि क्यों गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ पर सीआईसी के ऑर्डर को क्वॉश किया। तो ये तो वो था। ठीक है, ये हो गया गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ पहले भी आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल की जा चुकी हैं रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स एजुकेशन डिग्री, उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वो मैटर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, और उनकी कुछ सिमिलैरिटी है इस केस से। तो पहला केस है दिल्ली हाई कोर्ट का केस, ठीक है, जो कि अभी भी पेंडिंग चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। इसमें अगेन ये जो नीरज कुमार है, इन्हीं ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने ही अप्लाई किया था, कहाँ पर, डीयू में अप्लाई किया था उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने के लिए जिन्होंने 1971 में बीए का एग्ज़ाम दिया है। तो ये कौन सा साल है 1978 का? वो साल है जब प्राइम मिनिस्टर ने ग्रेजुएशन की थी। ठीक है, तो वहाँ का जो सीपीआईओ था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसने इस इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर दिया था। तो फिर वो इसके अपील में गए सीआईसी के पास और सीआईसी ने कहा कि नहीं, आप ये इन्फॉर्मेशन रिवील करो। अब ये जो मैटर है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है क्योंकि सीपीआईओ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो इस सीआईसी का जो भी ऑर्डर था उसके खिलाफ गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ क्लेम की थी सीपीआईसी ने कि हम ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनका इंस्पेक्शन नहीं अलाउ कर सकते हैं क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें बहुत सारे लोगों का, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर का, रोल नंबर मेंशनड है, उनके फादर का नाम मेंशनड है, उनके मार्क्स मेंशनड है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशनड है, जो कि हम थर्ड पार्टी को नहीं रिवील कर सकते हैं क्योंकि ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और यूनिवर्सिटी इसको फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी इसको फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करती है, इसलिए हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील कर सकते। तो ये फ़िलहाल ये केस अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये वाला जो केस है वो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। सो लेट्स सी दिल्ली हाई कोर्ट क्या इंटरप्रिटेशन दे। हो सकता है वो गुजरात हाई कोर्ट से कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी दे।
दो इसमें काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। जैसे इसमें CIC ने कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया है, ठीक है, CIC अपनी पावर के बाहर जाकर काम नहीं किया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो लेट्स सी इसमें दिल्ली हाई कोर्ट क्या जवाब देती है। दूसरा है आपका हंसराज का केस। ये जो हंसराज जैन हैं ये भी अगेन RTI एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगेन ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने 1978 में अगेन BA या ग्रेजुएशन की है, उनका नाम आप जो लिस्ट आप प्रोवाइड करो, उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करो, और ऐसे स्टूडेंट्स का डिटेल्स प्रोवाइड करो जिनका नाम शुरू होता हो M से और ख़त्म जो उनका सरनेम होता है वो शुरू होता हो M से। मतलब ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी से उनका मतलब था। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आप प्रोवाइड करो। तो अगेन जो DU के CPIO हैं उन्होंने अगेन इस इन्फॉर्मेशन को डिक्लाइन कर दिया। और इस बार उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया, इस बार उन्होंने बोला ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा जनरल है, ठीक है, हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील कर सकते। और इसके बाद उन्होंने CIC में एक अपील फाइल की थी, जिसमें CIC ने कुछ जस्टिफिकेशन देते हुए इनकी इस अपील को खारिज कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये जो केस है वो ठप हो गया, ये फिर हाई कोर्ट नहीं गया। तो ये दो केसेस थे जो कि सिमिलर हैं, और ये दोनों केसेस जो हैं हुए थे बिफोर द गुजरात यूनिवर्सिटी वाला केस। तो दिस इज़ इट। ये था अबाउट द गुजरात यूनिवर्सिटी वाला जजमेंट, जिसे PM एजुकेशन डिग्री भी केस भी कहते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं, या फिर अगर आपको कुछ इस केस से रिलेटेड डाउट है अपने माइंड में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे, लीगल इशू पे वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो टिल देन, बाय।